आप लोग कोशिका विज्ञान के बारे में उतार लिए? देखो उतार लिए तो हम समझा देते हैं। जो पिछले क्लास में आप लोग को कोशिका के बारे में ही सिर्फ बताया गया था, लेकिन इसमें आपको कोशिका विज्ञान के बारे में बताना। और कोशिका विज्ञान होता क्या? तो कोशिका के जितने अंग होते हैं, कोशिका के जो मौखिक बात होते हैं, उसको समझने के लिए जिस चीज में अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं? अब जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ना। इसका नामकरण पुरकिंजे साहब ने सन 1839 ईस्वी में दिए थे। ये कोई साधारण आम आदमी नहीं थे। आया बात समझ में कि नहीं? आया बात समझ? जीव द्रव्य, अगर इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाती तो आज कोशिका, सिर्फ कोशिका के बारे में लोग जानते। लेकिन जैसे आदमी मनुष्य जीवित रहता है कोशिका के बदौलत, उसी तरह कोशिका जीवित रहता है जीव द्रव्य के बदौलत। आया बात समझ में कि ना? आया? सबका एक न एक साधारणीय एक न एक कोई खास अंग होता है, उसकी एक सहायता करने वाला कोई समूह होता है। जैसे अब देख लो, कोशिका विज्ञान जिसमें हम लिए हैं आज टॉपिक जीव द्रव्य, और तुम सब उतार भी लिया, तो आज समझाना है इसे। तो इसका नामकरण पुरकिंजे साहब सन 1839 ईस्वी में दिए थे। तो जीव द्रव्य बता दिए जो जीव द्रव्य है, लेकिन जीव द्रव्य में क्या क्या पाया गया उसका भी जानकारी हमको पुरकिंजे साहब ही दिए थे। आया बात समझ में? तो सबसे पहले वो तत्व है जो गैस जैसा तत्व है, जिसमें वो देखे जो कोशिका के जीव द्रव्य में 99% यानी कि आपको 99% जी तत्व पाए गए, जिसमें प्रथम आया ऑक्सीजन, जो हमारे 99% में से 76% ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के कारण ही हमारे शरीर में क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी मिल पाती है, और एनर्जी के कारण हम कोई काम कर पाते हैं। कभी कभी एनर्जी घट जाता है तो देखना शरीर में अंगीठी आएगा, थकावट महसूस होता है एनर्जी घटने के कारण। अब इससे फिर हम भोजन करते हैं, तो वो जब चक्र जाता है, भोजन जाता है हमारे, तो क्रेब्स चक्र के दौरान उस भोजन को तोड़ता है, जिसमें और भोजन, देखो भोजन हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। जैसे में चूल्हा में जलावन लकड़ी ईंधन का काम करता है, उसी तरह हमारे शरीर में भोजन ईंधन का काम करता है, और इसको जलाने का काम श्वसन क्रिया करता है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल रहता है। ठीक है। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो सब सांस हवा हमारा जो होता है वो फेफड़ा में फंसा रहता है, और फेफड़ा से किडनी का काम है। किडनी से जब ब्लड फिल्ट होता है तो ब्लड वहां से हवा को पकड़ेगा, वायु को, ले चल जाएगा। अब आगे जनाते जाएगा, वहां पर ससुरा केशिका रहेगा। केशिका, कोशिका नहीं, केशिका एक अंग है। केशिका का काम है क्या करने का, मालूम है? केशिका का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से छांटना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ चल जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए केशिका के काम है ऑक्सीजन को छांटना। ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पकड़ कर रिटर्न कर देगा, जिसको हम कहते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम नहीं छोड़ते हैं, वहां पर क्या करता है, जो केशिका ऑक्सीजन को पकड़ता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा देता है, और यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, तू कहाँ है, तू कहाँ, चल तू निकल, भाग, वो इतना तो भगाता है। उसके बाद ऑक्सीजन हुआ है, तो ऑक्सीजन के कारण ही हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, जिससे एनर्जी मिल पाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 10.5%। आया बात समझ में? अब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जाता है। तो हाइड्रोजन किस माध्यम से जाता है, तो देख लो, हाइड्रोजन आपको जाता है जल के माध्यम से। जल दो माध्यम से जाता है, जल और वायु। ठीक है।
हाइड्रोजन आपको दो माध्यम से जाएगा, जल और वायु के माध्यम। तो हाइड्रोजन आपके शरीर में 10% पाया जाता है। अगर कार्बन और डाइऑक्साइड, तो कार्बन भी आपको शरीर में 10.5% पाया जाता है, जिसको आपको हम कहें ना, जो संसार के कोई भी ऐसे वस्तु हो जिसको जलाने पर कार्बन गैस निकलता है, और कार्बन जब निकलता है और किसी पदार्थ को जलाने पर जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाता है और कार्बन अलग हो जाता है। अब देखो हाइड्रोजन अब हमारे शरीर में 10% पाया जाता है, हाइड्रोजन की मात्रा। आया बात समझ में। और उसके बाद नाइट्रोजन 2.5% पाया जाता है, और नाइट्रोजन का काम है ऑक्सीजन को, वजन को घटाना। अगर नाइट्रोजन आपके शरीर में नहीं पाएगा तो देखना जो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ना तो आपको दम्मा का बीमारी उखड़ जाता है, माने कि हफनी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा टाने लगेगा। और नाइट्रोजन यानी कि अगर जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है उसको दम फूलने लगती है, देखना वो हाफेगा, मुंहों से सांस लेने लगेगा ना। कहता है जी अगर मान लो जी किसी मंदिर में कोई पुजारी प्रवेश किया, अब मान लो जी दुर्गे मेला में देखता है कोई मंदिर में ढुका दिया, अब कम भीड़ है तो ठीक है जाने दो, और ज़्यादा भीड़ हो जाता है, पूजा हुआ या न हुआ ठेल ले जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन की मात्रा अगर फेफड़ा में बढ़ जाता है तो दम फूलने लगती है, जिससे उसी ऑक्सीजन लेवल को घटाने के लिए हमारे शरीर में नाइट्रोजन 2.5% पाया जाता है। उसके बाद होता है जो जीव द्रव्य हमारे शरीर में दो वर्गों में बट जाता है, जिसमें एक आता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य होता क्या, तो समझ लो। कोशिका में केंद्रक और झिल्ली के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक द्रव्य होता क्या है, जो कोशिका के बाहर और झिल्ली के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका और केंद्रक के बीच में, कोशिका एक होता है ना, देखो ये है कोशिका, अब ये है केंद्रक बीच में, अब इसके अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य, कोशिका के बाहर से जो द्रव्य पाया जाता है झिल्ली के बीच में उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जैसे मैं बाहर वाला को लिख दो कोशिका द्रव्य, जैसे मैं एन से एना बना दूं, इसको कह दो कोशिका द्रव्य, अंदर वाला को कह दो केंद्रक द्रव्य। अब चित्र से आया समझ में, आदमी थ्योरी से ज्यादा लाइफ में समझता है। आया बात समझ में कि ना आया बात समझ? तो देखो एक बार रिवाइज करा देते हैं घर से याद। कोशिका विज्ञान जिसमें जीव द्रव्य है, इसका नामकरण पुरकिंजे साहब ने सन 1839 में दिए थे। और कोशिका जीव द्रव्य में कई गैस पाए जाते हैं, जिसमें कई 99%, जिसमें ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। और जीव द्रव्य दो भागों में बट जाती है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आया बात समझ, लेकिन आया बात समझ।